हेलो स्टूडेंट, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटिक एकेडमी। आज हम आपको पार्ट 2 दादी माँ जो ये पार्ट है जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, इस पार्ट का आपको सार समझाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, ये अपनी दादी माँ से बहुत ही प्यार करते हैं। और अचानक एक दिन इनको पता चलता है कि इनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो अब जैसे ही ये बात उनको पता चली तो उन्होंने वो तो शॉक्ड हो गए कि ये बात सुनकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने प्रिय होते हैं और हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, हमारा उतना ही ध्यान रखते हैं। और जब ये बात लेखक को पता चली कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। और उन्होंने उनका जो माइंड था वो पास्ट में चला गया। पास्ट इन द सेंस कि जब वो अपनी दादी माँ के साथ बचपन में उनके साथ वो रहा करते थे, और हर पल जो उन्होंने उनके साथ बिताया था वो उनको याद आने लगा। यानी लेखक जो है वो पास्ट टाइम में चले जाते हैं और फिर अपनी दादी माँ को याद करते हैं, और दादी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। वो सभी बातें जो हैं आप जो लेखक का अपनी दादी माँ से गहरा लगाव था, जैसे हमारा भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लगाव होता है, तो अब उनके जाने के बाद तो दुख होता ही है, और उनके साथ बिताया हर पल हमें वो याद आता है। तो इस पार्ट में आप वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लेखक जब तक अपने गांव घर की याद आती रहती है, लेखक को जब तक अपने गांव घर की याद आती रहती है। लेखक जो हैं शिव प्रसाद सिंह, वो अपने गांव घर यानी कि अपने गांव में जब वो रहा करते थे, तो जिस घर में रहा करते थे उस घर की उन्हें बहुत आती है, आ रही है। और गांव में उनके साथ और भी लोग रहते थे, तो उन सब की वो याद कर रहे हैं, अपने पास टाइम को याद कर रहे हैं। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है, और खास तौर पर जो दादी माँ थी उनसे वो बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ उनका गहरा लगाव था। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अचानक से उन्हें पता चलता है, जो उनके बड़े भाई हैं उनको एक पत्र देते हैं, और उनको पता चलता है कि इस पत्र को वो पढ़कर वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि उस पत्र में लिखा होता है कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी दादी माँ की मृत्यु होगी, वह स्तंभ हो गए। वह स्तंभ हो गया है, यानी कि लेखक स्तंभ हो गए, यानी शॉक्ड हो गए। तो ये तो दुख भरी बात है कि अब आप जिनसे इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो अचानक भगवान के पास चले जाए, मृत्यु हो जाए उनकी, तो शॉक तो होते ही है। और फिर ऐसा लगता है कि उनके साथ जो हमने वक्त बिताया वो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, जैसे हम एक कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उनके आंखों के सामने भी ऐसा ही हुआ। उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर, यानी जब वो छोटे थे तब से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। तो उन्हें दादी की वो हर बात याद आती है अपने बचपन से लेकर अब तक, जैसे कि दादी उनके साथ रहा करती थी, उनसे प्रेम किया करती थी, और कभी वो बीमार भी हो जाते थे तो उनका किस तरह से वो ख्याल किया करती थी। तो ये सब बातें अब उनको एकदम से सामने नजर आने लग गई हैं, वो अपने पास्ट में हैं। और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उनकी दादी की मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत दुख भरी घटना थी, तो उनका सारा जो माइंड था वो पास्ट में चला गया, और वो अपनी दादी को याद करने लगे जो उन्होंने उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड किया था। लेखक क्वार के वह दिन याद करता है। लेखक क्वार के दिन यानी कि अश्विन, क्वार के दिन को अश्विन के दिन भी बोलते हैं, यानी सितंबर के दिन थे, कि जो वो उस टाइम को याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। गांव में क्या होता है कि कई बार जो वहाँ के तालाब होते हैं तो पानी भर आता है उन तालाबों के अंदर, और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती है। तो जब जो घास होती है वो सड़ जाती है तो एक, आपने स्मेल किया भी होगा कि एक अजीब सी महक जो है, स्मेल जो है वो फैली रहती थी। और इसी मौसम में, यानी क्वार के अश्विन के मौसम में, झाग वाले पानी से भरे तालाबों में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। आप गांव में जब आप जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पर आप देखेंगे जो तालाब होते हैं, तो वहां पर बच्चे कूद रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। लबालब जो है वो तालाब भरे होते हैं, चाहे उनमें बांस आ रही होती है, यानी कि महक आ रही होती है सड़ने, घासों के सड़ने की, पर फिर भी वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, वो उसमें मस्ती करते हैं। तो वो ये सब बातें उन्हें वो अब याद आ रही थी कि इस तरह से वो जब वो गांव में रहते थे तो पानी से भरे हुए तालाबों में बच्चों को देखते थे, और उनका मन भी करता था कि वो भी उस तालाब में कूदे नहाए। और इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर, और एक बार क्या हुआ तो ना मन किया उनका कि चलो मैं भी नहा लेता हूँ, तो एक बार वो उसमें कूद गए। और जब वो उसमें कूदे नहाए तो लेखक जो थे वो बीमार पड़ गए, उन्हें ज्वर आ गया, बीमार पड़ गए। तो अब बीमार हो गए तो दादी तो लेखक से बहुत प्यार करती थी, उनसे, उनके, क्योंकि वो पोता ही था। तो दादी को जब ये पता चला कि लेखक जो है यानी उनके पोते जो हैं वो बीमार हो गए हैं, तो दादी ने दिन रात
उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। अब वो याद करें कि जब वो बीमार हो गए थे तो दादी मेरा किस तरह से ख्याल करती थी, उनकी चारपाई यानी उनके बेड के पास ही बैठ जाया करती थी, कहीं वहां से हिलती भी नहीं थी, इतना प्रेम करती थी उनसे। और उनका हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, और वो बार बार उनके हाथ को छूती, देखती कि बुखार अभी है नहीं है, कितना हो गया, कम हो गया। तो काफी उनका ध्यान रखती थी, और पंखा भी झेलती थी, गर्मी होती थी तो पंखा झेलती थी, लेप करती थी उनको। पता था कि सामने एक कुएं की मिट्टी है, तो अगर वो इनको लगाएंगे तो बुखार जो है वो चला जाएगा, तो उसका लेप भी वो किया करती थी। और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती, और उन्हें हर बात याद आ रही है कि किस तरह दादी जो है उनके बेड के साथ बैठ जाया करती थी, हाथ पैर छूती थी, टेम्परेचर चेक करती थी, पंखा हवा देती थी कि गर्मी ना लगे, लेप करती थी, और बीमारी को दूर भगाने के लिए किसी तरह से बुखार जो है वो चला जाए, यानी कि वो जल्द से जल्द ये चाहती थी कि जो है वो ठीक हो जाए। और विशेष प्रकार का अलग अलग तरह के खाने भी बनवाती थी, और उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम भी याद थे। अब दादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर फिर भी वो इतने दवाइयों के नाम उन्हें याद थे कि अगर कोई गांव में बीमार भी हो जाता था, गांव में कोई कहीं बीमार होता, तो वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाइयाँ शुरू कर देती। तो लेखक को ये सब बातें याद हैं कि दादी मेरा तो ख्याल रखती रखती थी, ये साथ में गांव में कोई भी बीमार हो जाता था तो उसे भी वो देख नहीं पाती, यानी वो बहुत ज्यादा उनके मन में ऐसे भाव थे कि वो किसी का दुख नहीं देख पाती थी, और जब भी कहीं कोई दुखी होता, बीमार होता, तो उसके घर जाकर उसे दवाइयाँ देती थी और बताती थी कि ऐसे ऐसे करो। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई एक दिन। लेखक के जो बड़े भाई थे उनकी शादी तय हो गई, तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। दादी माँ बहुत खुश हुई कि अब उनके जो सुपुत्र है उनकी शादी जो है वो तय हो गई, काफी एक्साइटेड थी वह। यूं तो वह कोई काम ना करती, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलम्ब का कारण बन जाती, पर अब उनकी एज हो गई जितना, तो वो काम कर नहीं पाती थी। पर फिर भी सब लोग दादी से ही पूछते थे कि अब कैसे करना है, क्या करना है, तो उनकी अनुपस्थिति यानी जब वो नहीं होती थी तो सब वो वेट करते थे, उनके विलम्ब का कारण बन जाती थी। तो उन्हीं दिनों लेखक ने दादी को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। तो एक दिन क्या देखा लेखक ने कि दादी माँ जो है सूद के पैसे यानी कि कुछ उधार जो थे, सूद यानी होता है ब्याज के पैसों से, पैसों के लिए वो रामी चाची के घर गई, और वहां देखा कि वो तो रामी चाची को कठोरतापूर्वक डांट रही है, यानी कि उन्हें बहुत डांट रही हैं, उनके ऊपर बिगड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं उनके ऊपर। तो ये देखा तो ये वह आंखों में आंसू लिए दादी से मिन्नतें कर रही थी। तो रामी चाची जो थी वो दादी से रिक्वेस्ट भी करी थी, मिन्नतें भी करी थी भी मेरे पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि मेरी बेटी की शादी है तो मैं अभी नहीं दे सकती। तो उसकी बेटी की शादी थी तो ये बात वो बता रही थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को तो राजी नहीं होती थी, ना होती थी। तो ये लेखक ने देखा भी दादी जो है, उनकी जो दादी हैं वो तो बहुत कड़क हैं, बहुत गुस्से वाली हैं, अगर उनका कोई पैसा ले ले, हड़प ले, तो वो उनको तो बहुत गुस्सा आता है, चाहे उसको मजबूरी है वो नहीं दे पा रहा, फिर भी राजी नहीं हो रही पैसे को छोड़ने के लिए, यानी वो नहीं चाहती कि वो उनका कोई पैसा छोड़ दे, उनका पैसा कोई खा ले, तो वो चाहती हैं कि वो किसी तरह अपने पैसों को निकलवाएं। तो यह देखकर उसे लेखक के तो यह बहुत अजीब सा लगा, तो लेखक से यह सब देखा ना गया। तो ये बात वो याद करें कि ऐसा उसने एक बार ऐसा देखा था कि दादी जो है वो रामी की चाची को बहुत डांट रही थी कि अपने पैसों के लिए कि तुम्हें मेरे पैसे वापस कर, और फिर वो ऐसा देखा और फिर वहां से वो चुपके से निकल गया, वहां से खिसक गया। तो कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना, काफी दिन बीत गए, तो जब रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने तो उसका सारा कर्जा ही माफ कर दिया। तो ये बात तो लेखक को एकदम से शॉक्ड हो गई फिर से कि यार एक दिन तो उसने ऐसा देखा था कि वो तो भाई उसको डांट रही थी कि भाई मेरे पैसे दे दे, और बहुत मुश्किल अ, चाहे तेरे घर में तेरी बेटी की शादी है, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये अचानक से ये कैसे हुआ कि एकदम से उसका सारा कर्जा ही माफ कर दिया, दादी तो बहुत कठोर है, तो एकदम से उनके दिल में दया कैसे आ गई। और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी, और उससे ज्यादा हैरानी की बात ये हुई कि कर्जा तो माफ किया ही किया, साथ में 10 रुपए भी दिए, यानी उसकी बेटी की शादी थी रामी चाची, तो उसने उसकी आर्थिक मदद भी की 10 रुपए देकर। तो ये घटनाएं अब लेखक को याद आता है कि दो तरह की पर्सनालिटी हो गई, एक तरफ तो दादी कठोर है और दूसरी तरफ कोमल स्वभाव की है। तो ये घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को उजागर करती है। तो उनका नेचर जो है वो है कि जब उन्हें लगता है कि उनके जो प्रिंसिपल हैं अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो वो बहुत कठोर, कोई फॉलो नहीं करता है तो उस पर वो कठोर हो जाती हैं। और जब उन्हें लगता है कि चलो यार किसी की मदद करनी चाहिए, उसकी बेटी की शादी है, तो उस केस में वो उनका रहित एक कोमल स्वभाव का हो जाता है। तो विशेषकर लेखक उनका
लाडला था, और खास तौर पे लेखक जो थे उनके लाडले थे, और सभी दादा दादी के जो पोते होते हैं पोतियां होती है तो बहुत लाडले ही होते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तो हमारे माँ बाप से अगर हमसे कोई गलती होगी तो ये तो उनसे बचा ही लेंगे। तो उसे भी ऐसा लगता था कि किसी प्रकार का अपराध होने पर, यानी अगर कोई गलती हो जाए तो दादी माँ की छाया, तो आपसे भी कोई गलती होती है तो आप किसके पास जाते हो, कि मम्मी डांट रही है तो आप दादी माँ या दादा के पास चले आते हो कि देखो मम्मी डांट रही है, तो दादा दादी क्या करती हैं, दादा दादी हमें बचा लेते हैं। तो दादी माँ की छाया में खड़े होने से शायद उन्हें अभेदान मिल जाएगा कि शायद वो हमें बचा लेंगे, तो लेखक को भी ऐसा ही लगता था। और अब हम आगे बढ़ेंगे। दादाजी की मृत्यु। एक दिन क्या हुआ, दादाजी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी, वो अकेली पड़ गई, वो किससे बात करें। अब धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी काफी परेशानी बढ़ गई थी। लेखक के पिता दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपया खर्च कर दिया था। जो लेखक के पिता थे, जब दादाजी की मृत्यु होगी तो उनका जो उसके बाद श्राद्ध होता है, पंडितों वंडितों को खाना खिलाना तो गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें काफी पैसा खर्च कर दिया गया। उनकी वहां पे इज्जत का सवाल होता है, तो वहां पर फिर पैसा खर्च हो, चाहे पैसा नहीं भी हो तो कर्जा लेके भी लोग वहां पर ऐसा करते हैं गाँव में। तो श्राद्ध में काफी पैसे खर्च हो गए, तो एक शाम माद की कड़ाके की ठंड, यानी बहुत ठंड थी दिसंबर के महीने में, तो ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाएं और हाथ जोड़े बैठी थी। तो उन्होंने देखा कि एक बार उनकी दादी जो है वो बहुत ठंड है उन दिनों में, तो वो नहा के आई है, गीली धोती पहनी है, और उन पे संदूक पर वो बैठी और दिया जलाया है, और उनकी आंखों में आंसू देख अब वो रो रही हैं। तो देख कर लेखक से हैरानी गया, उनसे हैरानी किया, तो लेखक ने उनसे पूछ लिया कि भाई दादी बताओ आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। तो अब दादी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने लगी। दादी ने ऐसा कुछ उत्तर नहीं दिया कि भाई मैं इसलिए रो रही, तो उन्हें प्यार से उनको बोला चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, और वो उन्हें रसोई में प्यार से ले गई। तो अगले दिन लेखक ने देखा कि अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी ने दादाजी की दी हुई निशानी, जो दादा ने दादी को एक निशानी दी थी, वो निशानी थी सोने के कंगन संदूक से। ऐसे वो निशानी थी सोने के कंगन जो उन्होंने संदूक से निकाल कर पिताजी को दिए, और उन्होंने कहा कि पिताजी ये ले लो, क्योंकि आपका दादाजी की मृत्यु में काफी पैसा खर्च हो गया और घर की आर्थिक स्थिति भी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने अपने कंगन जो थे वो पिताजी को दे दिया, और अब श्राद्ध के लिए खर्चे के लिए तो उन्होंने कर्जा भी लिया था, तो अब वो कर्जे के बोझ में दबे हुए थे। तो अब उन्हें कंगन से संदूक, जो सोने के कंगन जो थे वो संदूक से निकाले और दे दिए पिताजी को, ताकि वो अपना कर्जा चुका सकें। तो दादी माँ ने जब ऐसा किया तो लेखक को दादी माँ किसी शापग्रस्त देवी से लगी, तो उन्होंने कहा कि अब कर्जा चढ़ गया है, शाप है, घर में कोई मुसीबत आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दादी माँ ने तो शाप मुक्त कर दिया है। तो लेखक अतीत से अब जो था लेखक, अब वो इन सब बातों को याद कर रहा था, और उसके बाद वो पास से प्रेजेंट में वो आ गया और लौट आया, और बड़े भाई का लिखा पत्र, जो जिसमें ये लिखा था कि उनके उनकी दादी की मृत्यु हो गई है, तो अब उनका जो पत्र था अब उसके हाथों में कांप रहा था, हाथों में पत्र था, कांप रहा था, और वो बहुत शौक था, और ये सब बातें उसे याद आ रही थी। अब वो प्रेजेंट में है, और वह उसे इस बात को वो यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरी दादी तो इतनी अच्छी थी कि कठोर के साथ कठोर, और जब नम्र होना होता तो नम्र होती थी, सभी दवाइयों के बारे में जानती थी, सब कुछ उन्हें ज्ञान था। तो वो कैसे मर सकती हैं, कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है, कि क्या उन्हें बिल्कुल ये विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी सचमुच नहीं रही, क्या दादी सचमुच नहीं रही, दादी इस दुनिया में नहीं है। और इस बात को लेकर लेखक बहुत दुखी था और उनको बहुत याद कर रहा था। तो ये थे इस पार्ट की सार। और ऐसे आप सभी पार्ट के करना चाहते हैं लर्न मोर, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।